दोस्तों, शायद आपको ये पता नहीं होगा, जापान लगभग 6,852 द्वीपों से मिलकर बना है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन द्वीपों में मात्र 340 द्वीप ही 1 वर्ग किलोमीटर से बड़े हैं। टोक्यो जापान का सबसे बड़ा शहर है और जापान का कैपिटल भी। दोस्तों, फूमियो किशिडा जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। जापान की अपनी विशिष्ट संस्कृति और अनोखी परंपराओं के लिए ये देश हमेशा लोकप्रिय रहा है। जापान एक अद्भुत देश है जो अपनी नई नई तकनीक और विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। और हम बात करें अगर भारत और जापान के रिलेशन के बारे में, तो जापान और भारत के रिश्ते बहुत पुराने हैं। आज देश में कई प्रोजेक्ट जापान के सहयोग से चल रहे हैं। जापान से भारत का गहरा रिश्ता है और दोस्तों, यहाँ तक कि बॉलीवुड ने जापान की हेयर स्टाइल से लेकर कॉस्ट्यूम डिजाइन को भारत में लोकप्रियता दिलाई है। और दोस्तों, वहीं पर बात करें हमारे देश यानी भारत के बारे में, तो ये दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीपों का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टिकोण से चीन के बाद ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, वीडियो को आगे देखते रहिए और हम बात करेंगे इंडिया और जापान के रिलेशन कैसा रहा है और इन दोनों में से कौन सा देश आगे है। भारत और जापान के संबंध सदैव बहुत मजबूत और स्थिर रहे हैं। जापान की संस्कृति पर भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी जापान की राजकीय सेना ने सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज को सहायता किया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद से अब तक दोनों देशों के बीच काफी सही संबंध रहे हैं। जापान की कई कंपनियां जैसे कि सोनी, टोयोटा और होंडा ने अपनी उत्पादन इकाइयां भारत में स्थापित की है और भारत की आर्थिक विकास में योगदान भी दिया है। इस क्रम में सबसे अभूतपूर्व योगदान है वहां की मोटर वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी का, जो भारत की कंपनी मारुति सुजुकी के साथ मिलकर उत्पादन करती है और भारत की सबसे बड़ी मोटर कार निर्माता कंपनी है। अब होंडा कुछ ही दिन पहले तक हीरो होंडा के रूप में हीरो कंपनी के पार्टनर के रूप में काम कर रही है, जो तब दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल विक्रेता कंपनी थी। दोस्तों, जापान ने हमारे देश की कई बार हेल्प की है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने 28 से 30 मार्च 1942 को टोक्यो में एक सम्मेलन बुलवाया, जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना का निर्माण किया गया। सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक सेना जुटाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने 22 जून 1942 को बैंकॉक में लीग का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। ये इस सम्मेलन में था कि सुभाष चंद्र बोस को लीग में शामिल होने और इसके अध्यक्ष के रूप में कमान संभालने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया गया था। इसी दौरान जापान ने बहुत सहायता किया था, भारत का भी और सुभाष चंद्र बोस का भी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी जापान की शाही सेना ने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को सहायता प्रदान की थी। दोस्तों, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने जनवरी 2014 में भारत की यात्रा की, जिसके दौरान वे इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। इसके बाद मनमोहन सिंह जी के साथ हुई शिखर बैठक दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच 2006 की शुरुआत के बाद 8वीं शिखर बैठक थी। और दोस्तों, इस बैठक में जापान ने भारत को विभिन्न परियोजनाओं के लिए 200 अरब येन का ऋण देने की पेशकश की और हाई स्पीड रेल, मेडिकल केयर, औषधि निर्माण और कृषि तथा सोलार प्लांट के क्षेत्र में योगदान की भी पेशकश किया था। तब से अब तक जापान और भारत के बीच काफी अच्छे संबंध रहे हैं और ये आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। जापान की कई कंपनियां जैसे कि सोनी, टोयोटा और होंडा ने अपनी उत्पादन इकाइयां भारत में स्थापित की और भारत की आर्थिक विकास में योगदान दिया है। दोस्तों, जापान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जापान की इकोनॉमी में बहुत तेजी से ग्रोथ को देखने मिल रहा है। दोस्तों, वहीं पर इंडिया में भी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी तेजी से देखने को मिल रहा है। अब तक की आखिरी को अगर हम देखें
तो जापान जरूर आगे है। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में भारत सरकार का अनुमान विश्व बैंक से ज्यादा ग्रोथ का है। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2022 से मार्च 2023 के बीच ये 8.7% की दर से बढ़ेगी। इकोनॉमिक सर्वे में चालू वित्त वर्ष के बारे में अनुमान है कि विकास दर 9.2% रह सकती है। दोस्तों, जहां पर पूरे यूरोप की कंट्री, रशिया और भी बहुत सारी कंट्री की जीडीपी में बहुत कम ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, जहां पर कुछ देश की जीडीपी ग्रोथ रेट में भी जाने वाली है, वहीं पर इन आंकड़ों से पता चलता है कि अगले साल केवल भारत और जापान की इकोनॉमी बढ़ने वाली है और बाकी देशों की घटती जाएगी। दोस्तों, IHS मार्केट रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद 5,900 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा। उस समय भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक भारतीय कंज्यूमर परचेज पावर का आकार 3,600 अरब डॉलर होगा, जो 2019 में 1,900 अरब डॉलर था। दोस्तों, पिछले साल दिसंबर में जापान के सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च ने अपनी एक रिसर्च में कहा था कि 2029 तक जापान को पछाड़कर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दोस्तों, जापान और भारत बहुत ही सही स्थिति पर हैं। मौजूदा समय में किसी भी और देश से अगर हम कंपेयर करें तो जापान और भारत के रिलेशन काफी अच्छे हैं। और रही बात इकोनॉमी की, तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा कि कौन किससे आगे है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।